खाके फारिस का मुसाफिर। किस्त 4। तहरीर अब्दुल मालिक हाशमी। रेत में बिछती पटरियां, क्वेटा जाहिदान रेलवे की दास्तान। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन नहीं, वक्त के सीने पर खिंची हुई एक लकीर है, एक ऐसी लकीर जिस पर तारीख के कई काफिले गुजरे, कई ख्वाब बिखरे, कई मंजिलें जुड़ती और टूटती रहे। साल 1905 की धुंधली सी सुबह थी जब बरतानवी हिंद के नक्शे पर क्वेटा से नूशकी तक रेल के पहिए गिड़गिड़ाए। आगे का सफर मगर आसान ना था। रेलवे पटरियां खत्म, आगे वही पुराना कारवां, वही ऊंटों के गिले में बजती घंटियां, वही तपते रेगजार। नूशकी से आगे का फासला ऊंटों के कदमों में नापा जाता था, मगर 1915 का साल आते ही सहरा की तपती हुई हवाओं में एक बेरहम वबा ने हजारों ऊंटों को मिट्टी में सुला दिया। काफिले थम गए, कारवान रुक गए और बरतानवी हुकूमत सोचने पर मजबूर हो गई कि रास्ता बनेगा तो सिर्फ लोहे की पटरी पर। क्वेटा से जाहिदान तक रेलवे लाइन की तामीर के मुख्तलिफ मराहिल। क्वेटा से नूशकी और जाहिदान तक रेलवे लाइन की तामीर मुख्तलिफ मराहिल में मुकम्मल हुई। क्वेटा से नूशकी तक रेलवे लाइन 15 नवंबर 1905 को फ़ाल हुई। बाद अज़ां नूशकी से दालबंदीन तक का सेक्शन 1 फरवरी 1917 को मुकम्मल हुआ। दालबंदीन से मीर जावा ईरानी सरहद तक अक्टूबर 1920 में और मीर जावा से जाहिदान तक का सेक्शन 1 अक्टूबर 1922 को पाया तकमील को पहुंचा। यूं क्वेटा से जाहिदान तक रेलवे लाइन की तामीर 1905 में शुरू होकर 1922 में मुकम्मल हुई। इस मंसूबे को नूशकी एक्सटेंशन रेलवे का नाम दिया गया था। ये पटरी सिर्फ लोहे और लकड़ी से नहीं बनी थी, बल्कि हिंदुस्तान भर से आए मजदूरों के खून पसीने और सांसों से बनी थी। बम्बे के साहिलों से, पंजाब के सरसब्ज मैदानों से, राजस्थान के रेगजारों से, मद्रास की बंदरगाहों से हिंदू सिख मुसलमान सभी इस सहरा में एक मकसद के तहत आए थे। उनके हाथों में कुदालें थीं, पीठ पर रेत और कंकर के गट्ठे लदे थे, मगर आंखों में ख्वाब रोशन थे। ये वो लोग थे जिन्होंने पथरीली जमीन को काटा, भाप के इंजनों के रास्ते हमवार किए और तपते हुए दिनों में जलती धूप में अपनी हड्डियां गला दी। पटरियों पर बहता पसीना, सूरज सवा नेज़े पर था। नूशकी के सहराई मैदान इतने गर्म थे जैसे आग बरसा रहे हों। जमीन इतनी गर्म थी कि नंगे हाथ लगाते ही छाले पड़ जाते। लेकिन रेलवे लाइन बिछाने वाले मजदूरों के लिए कोई रास्ता नहीं था, उन्हें हर हाल में इस बंजर जमीन पर यह पटरी बिछानी थी। दिन भर कुदाल और हथौड़े की आवाजें सुनाई देती, पसीने में शराबूर जिस्म, मिट्टी में अटे हुए चेहरे और थकन से चूर बदन, लेकिन हाथ फिर भी ना रुकने देते। बूढ़ा सिख मजदूर बचन सिंह अपने जवां साल बेटे गोरप्रेत के साथ दिन भर काम करता। बेटा अक्सर कहता, बाबा ये कैसी जमीन है, ये हमें थकने भी नहीं देती। बचन सिंह मुस्कुरा कर कहता, बेटा ये जमीन हमारी मेहनत देख रही है, एक दिन यही जमीन हमें याद करेगी। जब यहां रेल गुजरेगी तो हमारी सांसें भी उन पटरियों में धड़केंगी। रात को जब मजदूर अपने खैमों में वापस आते तो बदन का एक एक अंग दर्द से करा रहा होता। चूल्हों पर दाल और सूखी रोटी पकती और पेड़ों के साए में बैठकर खाने के दौरान हर मजदूर अपने ख्वाबों की बात करता। कोई कहता, जब ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी तो मैं अपने गांव वापस जाऊंगा। कोई कहता, हमारी औलादें उन रेलों में सफर करेंगी और हमें याद करेंगी। मगर सबसे ज्यादा पुरजोश गोरप्रेत था। बाबा जब ये लाइन मुकम्मल हो जाएगी हम भी पहली ट्रेन में सफर करेंगे ना। बचन सिंह हंसकर उसके बालों में हाथ फेर देता, हाँ बेटा, लेकिन पहले इसे मुकम्मल करना होगा। एक दिन जब मजदूर अपनी पूरी ताकत से जमीन को हमवार कर रहे थे, अचानक बचन सिंह को गर्मी की शिद्दत ने आ लिया। तपती हुई जमीन और झुलसा देने वाली धूप में काम करते हुए वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सब ने इसे घेर लिया, पानी के छींटे मारे, लेकिन इसकी हालत बिगड़ती चली गई। गोरप्रेत दीवानावार अपने बाप को होश में लाने की कोशिश करने लगा। इसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन वो चीख चीख कर कहता, बाबा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आखिरकार जब बचन सिंह ने आंखें खोलीं वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। इसने कपकपाते लबों से कहा, बेटा इस लाइन को मुकम्मल देखना, ये ख्वाब अधूरा ना रह जाए। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। गोरप्रेत ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और कुदाल उठाई। मजदूरों ने देखा कि एक नौजवान ने अपने बाप की आखिरी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अगले दिन से वो पहले से ज्यादा जोश और जज्बे से काम में जग गया। अंग्रेज अफसर जो इस तामीर की निगरानी कर रहे थे वो सिर्फ हुक्म चलाने वाले नहीं थे, बल्कि कई ऐसे भी थे जो मजदूरों के दुख दर्द के साथी बन गए।
कैप्टन हैरी विल्सन, जो इस मंसूबे के निगरान थे, मजदूरों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाते, उनके साथ पसीना बहाते, और जब कभी किसी मजदूर को बुखार हो जाता तो वो खुद अपने हाथों से इसे दवा देते। एक दिन जब एक मुसलमान मजदूर के हाथ पर शदीद जख्म आ गया और उसका खून बहने लगा, तो कैप्टन विल्सन ने फौरन अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़कर उसके जख्म पर बांधा। मजदूर हैरान रह गए कि एक अंग्रेज जो हुक्म देने के लिए आया था, वो इस बेनाम मजदूर की जिंदगी बचाने के लिए अपनी कमीज कुर्बान कर चुका था। नुश्की से जाहिदान सेक्शन की तकमील। फिर 1922 आया और आखिरकार जाहिदान का कस्बा ज़दीप रेलवे लाइन के साथ जड़ गया। वो दिन तारीखी था जब पहली रेलगाड़ी नुश्की से जाहिदान पहुंची। मजदूरों ने खुशी में नारे लगाए, आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू थकन आगम के नहीं, एक ख्वाब के पूरा होने के थे। लेकिन किस्मत को ये सफर शायद ज्यादा रास न आया। जंग अजीम अव्वल खत्म हुई, बरतानवी साम्राज्य ने अपने कदम पीछे खींचे और इस लाइन को बेदर्दी से उखाड़ दिया, कहीं और बिछाने के लिए, किसी और ख्वाब को जन्म देने के लिए। लेकिन दास्तान खत्म नहीं हुई थी। तारीख ने एक और करवट ली। 1940 आया, जंग अजीम दुवम की घंटियां बजीं और बरतानवी हुकूमत को एहसास हुआ कि जर्मन नाजियों और उस्मानी तर्कों के असर और रसूख को रोकने के लिए उन्हें ये पटड़ी दोबारा बिछानी होगी। मजदूरों की हिम्मत एक बार फिर आजमाई गई और वही हाथ जो एक बार उन पटड़ियों को जोड़ चुके थे, वही दोबारा उन पर पसीना बहाने लगे। और तब जाकर नुश्की से जाहिदान तक की रेलवे लाइन एक बार फिर मुकम्मल हुई, जैसे रेत में दबी हुई कोई याद फिर से सांस लेने लगी हो। आज इस लाइन पर सफर करने वालों के लिए ये महज एक रास्ता हो सकता है, मगर जो उसकी रेत में छुपे माजी को पढ़ सके उनके लिए ये एक दास्तान है। ये रेत लोहे और वक्त के धुंधलकों में गुम एक लाजवाल दास्तान है। सफर बजरिया बस एक आजमाइश। ये कोई मामूली सफर ना था, बल्कि एक दास्तान थी, रेत में लिखी हुई, धूप में तपती हुई, रास्तों में बिखरी हुई। मेरा पहला इंतखाब रेलगाड़ी था, मगर जुलाई 2001 में अमन व अमान की नाजुक सूरत हाल के सबब कोयटा से जाहिदान जाने वाली रेल का पहिया थम चुका था। तब मुझे दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। बस का सफर, जो एक आम जरिया आमद और रफ्त नहीं, बल्कि एक आजमाइश थी, एक मुहिम जोई, एक मुसलसल झटकों भरी रुदाद। कोयटा के नवा अड्डे से रवानगी की शाम मैंने सैमसंग कंपनी का एक छोटा मगर पायदार सूटकेस संभाला, रियाज से खरीदा हुआ, अपने साथ कई यादें समेटे हुए। बस का टिकट मेरी जेब में था और रास्ता मेरी नजरों के सामने। सूरज ढल चुका था जब बस कोयटा के गर्दो गुबार में लिपटी हुई नौकुंडी की तरफ रवाना हुई। ये कोई सीधा हमवार सफर ना था, बल्कि एक ऐसा सिलसिला था जिसमें हर झटका एक नया तजर्बा था, हर मोड़ एक नई आजमाइश। सड़क का कुछ हिस्सा नया बना था, मगर बेशतर रास्ता ऐसा कि अगर नजर हट जाए तो यूं लगे जैसे सदियों पुराना कारवां अभी किसी ऊंट की घंटी बजाकर गुजर गया हो। बस हिचकोले खाती, लड़खड़ाती, जैसे किसी मदहोश रक्कासा की तरह जमीन पर झूम रही हो। ईरानी और बलोची मूसीकी के शोर में ड्राइवर यूं मगन था जैसे ये कोई आम सवारी नहीं, बल्कि रक्स करती हुई कोई मखलूक हो जो अपनी मर्जी से चल रही हो, कभी दाएं कभी बाएं। लेकिन बस में सिर्फ मुसाफिर ना थे, बल्कि तिजारत का पूरा एक बाजार सवार था। बासमती चावल की बोरियां छत पर बांधी गई थीं और उसके कुछ ढेर सीटों के दरमियान रास्ते में लगे थे, और उन्हीं बोरियों पर इजाफी मुसाफिरों को बिठाया गया था। बस से बाहर उतरने के लिए उन बोरियों को अपने कदमों तले रोंदना पड़ता था। इस बस की खिड़कियां खिसकने वाली थीं, जो खाल ही बंद रहती थीं। सारे रास्ते इन खिड़कियों से लो अंदर आकर चेहरों को झुलसा रही थी। बाहर से दाखिल होने वाली गर्म हुआ तंदूर के दहाने से उठने वाली लो जैसी थी। रात पड़ी तो हुआ में हल्की सी खुनकी आई, मगर रास्ता वही कठिन, वैसा ही बेरहम। सफर बजरिया हवाई जहाज, राहत अजहमत। हवाई जहाज भी एक रास्ता था, मगर बेरंग, बेमजा। एक ऐसी सहूलत जिसमें राहत तो है मगर सियाहत गायब। वही बंद खिड़की, वही बंद दुनिया, वही एक जस्त और तेहरान की सरजमीन। मगर इस राह में वो कुछ नहीं था जो जमीन से जुड़े सफर में था। जाहिदान की धूल, बम के खजूरों के झुंड, किरमान की गलियां, यज़्द की खामोशी, अस्फहान का जादू। और समंदरी सफर, वो भी एक ख्वाब ही रहा। गवादर से बंदर अब्बास तक समंदर जरूर फैला था, मगर इस पर मुसाफिरों के लिए कोई जहाज न चलता था। बस तिजारती जहाज माल से लदे हुए अपनी बेरू मंजिल की तरफ सरकते रहते। दुबई की तरफ उड़ान भरना मुमकिन था, मगर वहां से ईरानी बंदरगाह तक पहुंचना एक और कहानी थी। ये सफर सिर्फ फासलों का तय होना न था, बल्कि एक जहान का दरियाफ्त होना था।
کہیں گرد کا طوفان تھا، کہیں کھڑکیوں سے جھانکتی سائے جیسی بستیاں، کہیں کھجوروں کے جھنڈ، کہیں مسجدوں کے مینار، کہیں بے خواب صحرا، کہیں خوابوں میں لپٹی ہوئی تاریخ۔ اور یہی وہ داستان تھی جو میں نے طے کی، ریت میں لکھی ہوئی، دھوپ میں تپتی ہوئی، راستوں میں بکھری ہوئی۔ یہ داستان ان ذرائع کی ہے جو ایران کی سرزمین تک لے جاتے ہیں۔ ہر ذریعہ سفر اپنی الگ کہانی رکھتا ہے، اپنی الگ پہچان۔ کہیں ہواؤں کا سنگ ساتھ ہے تو کہیں زمین کا لمس، کہیں ریل کی پٹریاں داستانیں سناتی ہیں تو کہیں سڑکیں مسافروں کی آہٹوں سے گونجتی ہے۔ ان اسفار کی کیفیات، ان راستوں کے نشیب و فراز اور مسافروں کے تجربات، سبھی کچھ اس تفصیل میں سمو دیا گیا ہے۔ اگلی قسط سے ایران کے سفر کی روداد شروع ہوگی انشاءاللہ۔ میں کیسے بس اڈے پہنچا اور وہاں میری ملاقات نیکٹر اور لینا سے کیسے ہوئی، ان اجنبیوں کی کہانی جو اس سفر میں میرے ہم سفر بنے کیسی رہی، وہ کون تھے، کہاں جا رہے تھے اور ہمارے درمیان کیا مکالمے ہوئے، اس سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔